तो आज का हमारा हाँ चलिए, तो टॉपिक है आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, है ना। यानी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि इंडिया हैड बिकम इंडिपेंडेंट, इंडिया को आज़ादी मिल चुकी थी। तो अब आज़ाद देश में क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी आज़ादी के बाद, और किस तरह से आज़ादी के बाद जो एक लक्ष्य रखा था एक नए समाज के निर्माण का, एक नए देश के निर्माण का, सोसाइटी बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, इसका जो टास्क था, और कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा था, इसमें क्या घटनाएं हुई, इन सब के बारे में हम थोड़ा यहाँ पढ़ेंगे। इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर किस तरह से गुजरा। द पाथ दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज टू फॉलो हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद देश को जिस रास्ते पर चलना था, वो रास्ता कब तय किया गया था? वो रास्ता जब हम संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के लिए, उस संघर्ष के दौरान ही ये तय हुआ था कि आज़ादी के बाद आखिरकार देश किस रास्ते पर जाएगा, किस तरह की नीतियां अपनाई जाएंगी आज़ाद भारत में, किस तरह के कानून होंगे, किस तरह की जो है लोगों से अपेक्षाएं होंगी, और सरकारों को किस दशाओं में काम करना होगा। तो ये सब कुछ जो है हमने जब संघर्ष किया था आज़ादी के लिए, उस संघर्ष में ही तय किया गया था कि क्या मूल्य होंगे, क्या हमारे लक्ष्य होंगे, सरकार किस तरह से कार्य करेगी। तो आज़ाद होने के बाद जिस रास्ते पर देश को जो है चलना था, वो रास्ता हमारे फ्रीडम स्ट्रगल जो था, हमारा स्वतंत्रता संघर्ष में ही वो तय किया गया था। The struggle had been fought with the aim of making the Indian people sovereign। और आपने देखा कि जो नई पीढ़ी के नेता आए थे, जैसे जवाहरलाल, सुभाष, गांधी और बाकी लोग, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सबका नाम है, तो इनका क्या था लक्ष्य? आपने पढ़ा था कि ये लोग जनता को ही सबसे जो है सर्वोच्च मानते थे। ये इन लोगों ने जो है जिस तरह के विचार लेके चले थे कि जनता ही वो साधन है जो देश की सरकार को चला सकती है, सपोर्ट कर सकती है, सारी शक्तियाँ, सारी जिम्मेदारियाँ वो जनता ही सौंपती हैं। तो इसलिए इन्होंने हमेशा शुरू से जनता को ही अपना साधन बना के इस आंदोलन को चलाया था। इस आंदोलन को करने वाली शक्ति कौन थी? वो जनता थी। जब पहले गिने चुने लोगों का आंदोलन के रूप में कांग्रेस चल रही थी, तो वो कुछ ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। जब इसको गांधी ने आया और जन आंदोलन बनाया, एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी से एक पीपल्स मूवमेंट में कन्वर्ट किया, तो तब जाके ये सफलता को प्राप्त कर पाया आंदोलन। तो जनता को आधार बनाया था। उन्होंने कहा कि जनता को संघर्ष करना होगा। गांधी ने क्या किया? पूरे देश की जनता को जोड़ा, हर धर्म, हर मजहब, हर कौम, हर उम्र, हर वर्ग के लोगों को जोड़ा, क्योंकि ये जनता के लिए संघर्ष था, तो जनता को ही संघर्ष करना था। और जो जनता ने संघर्ष किया और आज़ादी को पाया। तो इसीलिए हमने लिखा कि ये जो संघर्ष किया गया था आज़ादी के लिए, ये जनता को ही संप्रभु, सॉवरेन का यानी संप्रभु, यानी जिसमें फैसला लेने की शक्ति होती है, तो जनता को ही वो संप्रभु बनाने के लिए, जनता को सर्वोच्च बनाने के लिए ये संघर्ष किया गया था। यानी कि जो लोकतंत्र होता है, जहाँ की जनता सर्वोच्च होती है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑन द पीपल। तो पीपल वर मेड सॉवरेन, लोगों को सर्वोच्च संप्रभु बनाया गया। इट मेंट दैट इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी in which all power vested in the people as a whole and not in one or other section। तो जो अभी आपको बताया उसी को लिखा गया है अंग्रेजी में कि इसका यानी जनता को सर्वोच्च या संप्रभु बनाने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब था कि ये जो संघर्ष था, ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष था, लोकतंत्र को यहाँ कायम करने के लिए। और लोकतंत्र का मतलब क्या था कि जहाँ जो शक्ति है, जो पूरी संपूर्ण शक्ति है,
वो पूरी जनता में है, न कि जनता के एक हिस्से में, एक वर्ग में या एक टुकड़े में। कुछ सीमित लोगों के पास सारी शक्ति नहीं थी, बल्कि पूरी की पूरी जनता को जब मिला के जब पूरा देश बनता है तो उस पूरी जनता में ये शक्ति थी। तो इस तरह से लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष था, जहां की जनता को सर्वोच्च बनाया गया। It had been composed of people belonging to different religious faiths, speaking different languages and practicing a variety of customs. अब ये जनता जो थी, इसको सर्वोच्च तो बना दिया, लेकिन ये जनता थी कैसी? आपने देखा कि ये जनता थी ऐसे लोगों से मिलके बनी थी जो कि अलग अलग धार्मिक विश्वास रखने वाले थे, जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और साथ ही साथ जो अलग अलग रीति रिवाज अपनाते थे, अलग अलग रीति रिवाज मानते थे। तो ये ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे थे। ये जनता जो लोगों से मिलके बनी थी, वो लोग सब किसी की धार्मिक विश्वास अलग अलग थे। कोई इस धर्म को, कोई उस धर्म को, कोई इस पंथ को, कोई उस पंथ को मानने वाला था। कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। हिंदुओं में भी कोई इसको मानने वाला था, कोई उस वर्ग, कोई इस संप्रदाय का था, कोई। तो कहने का मतलब ये बहुत ही विविध तरह के लोगों से मिली हुई जनता थी। भाषाएं अलग अलग बोलने वाले, 28-29 प्रांत है, वहां तो एक मुख्य भाषा अलग है, उसके बाद उसके अंदर बोलियां बहुत सारी हज भाषा में है। तो इतनी अलग अलग तरह की भाषाएं और बोलियां बोलने वाले लोग, और रीति रिवाज, आप एक जिला बदल लीजिए, रीति रिवाज बदल जाता है इस देश में। तो इतने अलग अलग तरह के रीति रिवाज को मानने वाले लोग, इन सब से मिलके हमारी जनता बनी थी। दो देयर हैड बीन प्रैक्टिसिंग अ वैरायटी ऑफ कस्टम्स, मतलब बहुत अलग अलग तरह के रीति रिवाज को पालन करने वाली। ठीक है, हाँ। दो there had been divisive elements like the communal parties, they had not succeeded in making the movement for independence as a communal one. कहा जा रहा है कि हालांकि सांप्रदायिक दल के तरह बांटने वाली शक्तियां थीं इस देश में, जो जनता को बांटना चाहती थी। आपने देखा कि जनता बहुत अलग अलग तरह की थी, तो उनमें जो है ये बंटवारा करना चाहते थे राजनीतिक कारणों से। सांप्रदायिक दल, चाहे वो हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो या सिखों की हो या किसी की हो, वो कोशिश किए कि जनता को बांट दिया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और हमारा आंदोलन जो था आज़ादी का, उसको वो सांप्रदायिक नहीं बना पाए। यानी अंत तक लगभग जो है हमारा जो आंदोलन हुआ, वो सभी धर्मों, सभी को मिला के एक चलने वाला आंदोलन रहा। किसी का पक्षपात करने, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कभी हुआ आंदोलन, या मुसलमानों के लिए हुआ, या सिखों के लिए हुआ, या किसी। हमेशा आंदोलन की किसी भी परिस्थिति में कोशिश रही, राष्ट्रीय आंदोलन सबको एक साथ लेके चलता रहा। तो कभी भी हमारा आंदोलन सांप्रदायिक नहीं बना। 10 द डिविसिव, बंटवारा कराने वाली, बांटने वाली, डिवाइड से बना है, डिवाइड से डिविसिव, यानी जो लोगों में फूट बंटवारा करा देना चाहते हैं। Thus, the nationalist movement was a secular movement, that is, a movement which represented the interests of all communities and which treated religion as a matter of every citizen's personal belief. ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा आंदोलन रहा, राष्ट्रीय आंदोलन जो रहा, जो आज़ादी का हमारा आंदोलन ये रहा, तो जो फ्रीडम स्ट्रगल जिसको कह सकते हैं, जो स्वतंत्रता संघर्ष या स्वतंत्रता आंदोलन रहा, ये हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर मूवमेंट रहा, यानी धर्मनिरपेक्ष आंदोलन रहा। एक ऐसा आंदोलन रहा जिसने हमेशा सभी समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व किया, उनकी रक्षा की, और जिसने किसी भी आदमी के जो धर्म है उसको उसकी व्यक्तिगत विश्वास माना, व्यक्तिगत विश्वास। ठीक है,
हर व्यक्ति को अधिकार है वो किस धर्म में विश्वास करता है, किन बातों को मानता है। न कोई दूसरे पर थोप सकता है और न हम इस तरह की नीति रखते हैं। तो व्यक्ति का धर्म जो है वो उसकी व्यक्तिगत, वो अपनी निजी उसकी पसंद या नापसंद है कि हम इस धर्म को अपनाते हैं, हम उस धर्म को नहीं पसंद करते हैं। इससे हमारे आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा उसने सभी धर्मों, सभी समुदायों के लोगों के हितों की, उनके जो है फायदे नुकसान को बराबर ढंग से देखा और इसलिए वो पूरी तरह लगभग धर्मनिरपेक्ष रहा। एवरी सिटीजन had a right to his or her religious beliefs and no particular religion enjoyed any special status। देखिए जो बात आपको अभी कहा कि हर नागरिक जो था, इस देश का हर निवासी जो था, जो नागरिक था, उसको अपने धार्मिक विश्वासों का उसको अधिकार था। उसको ऐसा नहीं कहा गया कि आपको यही धर्म फॉलो करना है, ये धर्म अच्छा है आपके लिए और ये धर्म खराब है। नहीं, आपकी इच्छा है आपको कौन सा धर्म अपनाते हैं, कौन सा आप नहीं अपनाते हैं। ठीक है, तो एवरी सिटीजन हैड अ राइट टू हिज और हर रिलीजियस बिलीफ एंड नो पर्टिकुलर रिलीजन एंजॉयड एनी स्पेशल स्टेटस। किसी भी धर्म को कोई खास जो है स्थान नहीं दिया गया, कोई खास अलग से उसको नहीं उसके साथ बर्ताव किया गया। हर धर्म को एक तरह की नज़र से, एक तरह से उसको बर्ताव किया गया। ठीक है। सेक्युलरिज्म इज एन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। कहा जा रहा है कि सेक्युलरिज्म जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन का ऑर्गेनिक पार्ट यानी जीवित अंश होता है। यानी सेक्युलरिज्म जो होता है वो सिर्फ एक सोच नहीं है, एक कंसेप्ट, ये मतलब एक ऐसी चीज नहीं है कि जो फिक्स है, बल्कि ऑर्गेनिक है, यानी कि जो जीवित रहती है, जो एक आदमी की तरह जीती है। मतलब जैसे एक आदमी पैदा होता है, ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसी तरह से ये जो सेक्युलरिज्म भी है ये उसी तरह से ग्रो करता है, ऑर्गेनिक है, जीवित है। यानी कि सेक्युलरिज्म क्या है? लोगों का रवैया कि हम दूसरे धर्मों के प्रति किस तरह का रवैया रखते हैं। अगर हम सभी धर्मों को जैसे अपने धर्म को समझते हैं वैसे ही दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं तो ये सेक्युलरिज्म है। तो लोग, देश में रहने वाले लोगों का रवैया किस तरह से दूसरे धर्मों के प्रति है, आप जानते हैं कि ये समय के साथ बदलता रहता है, सदैव एक जैसा नहीं रहता है, ये सच्चाई है। कभी लोग जो है किसी कारणों से दूसरे धर्मों के प्रति कुछ वैमनस्य भी, द्वेष भी भर जाता है, कई बार जो है बहुत उनको प्रिय भी होता है। तो ये सब चूंकि मानव के उसकी सोच की बात है, उसके भावों की, उसके विचार की बात है, तो ये कभी हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते, इनमें बदलाव आते रहता है समय समय पर। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि सेक्युलरिज्म जो है इट इज एन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। यानी किसी देश में अगर लोकतंत्र के लिए कोई आंदोलन होता है तो धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म उसका और जीवित हिस्सा होता है, यानी यही उसको जीवित रखता है, उसको जीवन प्रदान करता है। उसको डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जहां सबको एक अधिकार हो शासन में, और सबको अधिकार का मतलब क्या है? अगर आप धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे तो सबको अधिकार बराबर नहीं होंगे। समझ रहे हैं? तो अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है? एक तरह से आप सब धर्मों को बराबर जो है उसको देने की कोशिश वो कर रहे हैं, अधिकार जो है, और अगर नहीं करते हैं तो वो लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? तो एक तरह से उसको जीवन देने वाला जो भाव है वो सेक्युलरिज्म है। अगर आप धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं तो लोकतंत्र कैसे कहा जाएगा? इसका मतलब कुछ लोगों के साथ तो आप जो है अत्याचार कर रहे हैं, उसके धर्म को नहीं तवज्जो दे रहे हैं। तो यही कहा गया है यहाँ समझ कि सेक्युलरिज्म इज एन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। देखिए जो हम कहते हैं वही आगे सब। डेमोक्रेसी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल and they cannot be equal unless they have the same rights or freedoms, rights of speech or of religious beliefs। देखिए वही बात जो अभी आपको समझा है कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर नागरिक बराबर है, और वो बराबर तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसको बराबर अधिकार ना हो, बराबर आज़ादियाँ ना हो। और ये अधिकार या आज़ादी जैसे कि उसको बोलने की आज़ादी, उसको धार्मिक अपने विश्वास की आज़ादी या अधिकार,
तो ये जब सबको बराबर होंगे तो वहां सेक्युलरिज्म भी होगा और नेचुरली फिर वहां डेमोक्रेसी भी होगा, और नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी उसको सही मायने में नहीं कह सकते हैं। हाँ, मतलब जो भी धर्म को, अब धार्मिक विश्वास, जो धर्म को हम अपनाते हैं तो उसके विश्वास मानते हैं ना, हाँ उसी धर्म से है। Thus, as the nationalist movement had made the establishment of democracy in independent India as its principal aim, it had also given independent India the character of secularism. तो कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने कि इस आज़ाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना को ही अपना मुख्य लक्ष्य बनाया था। हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसका लक्ष्य क्या था कि देश आज़ाद हो और उस आज़ाद देश में लोकतंत्र की स्थापना हो। तो जब ये लोकतंत्र की स्थापना को अपना मुख्य गोल, अपना लक्ष्य बनाया, तो उसी ने जो है आज़ाद भारत में किस तरह का जो है एक सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता अपनाई जाएगी, ये उसी ने तय कर दिया था। क्योंकि जिस तरह का आपने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, जिस तरह से आपने वहां धर्मनिरपेक्षता के साथ, चाहे कैसा ही माहौल हो, चाहे कितनी ही हिंसा हुई, चाहे कितनी ही सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसने अपना धर्मनिरपेक्ष गुण बनाए रखा, बरकरार रखा। तो इसी प्रवृत्ति ने, इसी कैरेक्टर ने हमारे आज़ाद देश में किस तरह का अपनाई जाएगी नीति, यानी क्या वहाँ धर्मनिरपेक्षता को माना जाएगा या नहीं, इसको तय कर दिया था। यानी कि जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन को हमने धर्मनिरपेक्ष तरीके से कैरी किया पूरा अंत तक, तो हम आज़ाद भारत में भी धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखेंगे। There could be no discrimination in independent India on the basis of religion, and for the state, religion was a matter of each individual's personal life and beliefs. तो इसीलिए ये तय हो गया कि आज़ाद भारत में धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सरकार के लिए, स्टेट यहाँ कहा गया है, स्टेट का मतलब राज्य के लिए या सरकार के लिए, धर्म जो है वो किसी भी व्यक्ति का निजी, उसके अपने निजी जीवन और विश्वास की बात होगी। ठीक है, उसमें सरकार को दखल नहीं देना है। सरकार ये जांच नहीं करेगी कि भाई आप बताइए आप हिंदू धर्म क्यों अपना रहे हैं, आप इस्लाम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये कहने का अधिकार सरकार को नहीं है। सरकार मान लेगी कि ठीक है आप हिंदू हैं, आप हिंदू में विश्वास करते हैं, हाँ ये जो है ये मुसलमान धर्म, ये जो है ये क्रिश्चियन धर्म में विश्वास करता है, ठीक है, उसमें सरकार कुछ उसको रुचि नहीं होगी सरकार। ठीक है, तो इस तरह से धर्मनिरपेक्षता को इस देश का एक बेसिक वैल्यू, एक बेसिक जो है आधार मान के आज़ाद देश में चला गया। द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड ऑल्सो पुट बिफोर itself the aim of reconstructing the Indian society so as to establish a just social order. पढ़ा था आपने कि राष्ट्रवादी आंदोलन का जो लक्ष्य रखा गया था कि एक ऐसे समाज की रचना बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय के आधार पर बनाई गया समाज। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि इस राष्ट्रवादी आंदोलन ने अपने सामने जो है एक ऐसे नए समाज की रचना का लक्ष्य रखा था जो कि एक न्याय और समानता पर आधारित हो, किसी के साथ अन्याय न हो उस समाज में। दिस एम हैड सामाजिक व्यवस्था, दिस एम हैड बिकम क्लियरर विद द स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। और जैसे जैसे समाजवादी विचारों का देश में फैलाव हुआ था, ये लक्ष्य और स्पष्ट हो गए थे हमारे ये जो लक्ष्य थे, सामाजिक लक्ष्य जो थे, तो जैसे समाजवाद देश में फैलता चला गया, ये लक्ष्य और लोगों के सामने स्पष्ट होते चले गए कि किस तरह के नए समाज की रचना हमें करनी है, किस तरह से न्याय को लागू करना होगा और किस तरह से समानता को हमें लागू करना होगा।
To realize this aim, independent India had to struggle hard to abolish the practices that created inequalities in society, to bring about rapid economic development and to prevent the concentration of economic power in a few hands. कहा जा रहा है कि ये जो लक्ष्य रखा था एक नए समाज के निर्माण का, समानता और न्याय के आधार पर, तो उसको प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आज़ाद भारत में देश को बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा, ताकि ऐसी प्रथाओं को, ऐसे रिवाजों को खत्म किया जाए जो रिवाज समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। पहला, ठीक है, जो समाज में किसी तरह का भेदभाव किसी के प्रति पैदा करते हैं, एक तो ऐसे रिवाजों को ऐसे मान्यताओं को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। दूसरा, टू ब्रिंग अबाउट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश में तेजी से आर्थिक विकास किया जाना, क्योंकि देखिए गरीबी बहुत बड़ी चुनौती एक रखी गई थी। नेहरू ने बताया अपने भाषण में और सब कांग्रेस ने कहा था कि देश की समस्या जो है वो गरीबी और बेरोजगारी से है, तो गरीबी दूर करना था और गरीबी दूर करने के लिए तेजी से आर्थिक विकास करना था देश में, तो उसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा आर्थिक विकास करने के लिए देश का। एंड टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन ए फ्यू हैंड्स, और समाजवाद का जो लक्ष्य था, जो समाज का लक्ष्य था कि हमें एक न्यायिक समाज जहां किसी के साथ अन्याय न हो, सबको बराबर अवसर हो, यानी समाजवाद, तो उसके लिए एक संघर्ष करना पड़ा ताकि जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो केवल कुछ लोगों के ही हाथ में न रह जाए, वो पूरे देश के लोगों को मिलना चाहिए, पूरे देश के लोगों को अवसर मिलने चाहिए। जो भी संसाधन है, शक्ति है, सत्ता है, वो पूरे सभी जनता को मिले, बजाय कि कुछ लोगों के हाथ में सारी आर्थिक शक्ति सिमट जाए। तो इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें आजाद भारत में एक कड़ा संघर्ष करना पड़ा। The nationalist movement had also evolved a policy on world affairs. साथ ही साथ इस राष्ट्रीय आंदोलन में हमने दुनिया की घटनाओं के बारे में, विश्व के जो भी घटनाएं घट रही थी उनके बारे में भी एक अपनी नीति बनाई थी, एक हमारी नीति उभर के आई थी। विश्व घटना चक्र के प्रति, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा था उसके प्रति भी हमने एक अपनी नीति जो हमारी धीरे धीरे उभर के आई थी। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल्स। ठीक है, ये जो हमारी नीति बन के आई थी, विश्व राजनीति विश्व के लिए, वो आधारित थी दुनिया के सभी लोगों की समानता के ऊपर, यानी सभी लोग दुनिया के समान हैं। जिस तरह से हमने समाजवाद को अपने देश में अपनाया, उसी तरह से हमने समाजवाद को पूरी दुनिया के लिए अपनाया, उसी भावना को, यानी कि हमने सभी देशों को एक समान देखने की कोशिश की, सभी देशों के लोगों को हमने एक तरह से उनके साथ बर्ताव करने की कोशिश की। It therefore meant that independent India would support all peoples fighting for their national independence. तो इसका मतलब क्या होता, जब हमने कहा कि हम दुनिया के सभी लोगों को हम एक जैसा देखते समझते हैं, तो इसका ये भी मतलब था कि आज़ाद भारत जो है ऐसे सभी लोगों का, ऐसे सभी देश के लोगों का समर्थन करेगी जो अपने राष्ट्रीय आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनका भी हमें समर्थन, क्योंकि हम सबको, हम अगर भेदभाव करते तो हम कहते ठीक है लड़ने दो, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम सबको एक जैसा देखते हैं दुनिया के देशों को, तो इसलिए जो देश अभी भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उन देशों को भी हमें समर्थन देना था। देखिए बहुत सी बातें यहाँ से आपको स्पष्ट होगी, बहुत सी घटनाएं लोग इतिहास टीवी वगैरह पे आपको आते रहता है, नेहरू ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इन बातों से आपको समझना चाहिए कि किन मूल्यों को लेके हमने आज़ादी पाई थी और उन मूल्यों को इस देश में बरकरार रखना जरूरी था। इस वजह से कई सारे फैसले लिए गए। दुनिया के सामने हम ये संदेश देना था कि हम सबको बराबर समझते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका का वो कोई गरीब देश हो। इसी सोच के साथ लोगों ने संघर्ष भी किया था,
ये इस देश की एक मौलिक सोच थी, तो उसको हमें बरकरार रखना था, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। जब हम अपने लिए मांगते हैं तो दूसरों के लिए भी हमें वो करना पड़ता है। तो जब हमने अपने लिए समाजवाद और बराबरी और सबकी अपने देश में जब हमने स्थापना की थी, तो हम दूसरे देशों से भेदभाव कैसे कर सकते थे? इसीलिए बहुत सारे, अगर आप समझेंगे कि क्या हुआ क्यों हुआ, तो इट वॉज फर्म इन इट्स बिलीफ दैट फ्रीडम इज इनडिविजिबल and that no country's freedom is secure unless every country is free। देखिए, जो नेहरू ने कहा था उसी बात को यहां फिर से दोहराया गया है कि हमारा देश जो था और उसका जो नेतृत्व था, जो लीडरशिप था, वो अपने इस विश्वास में पक्का था, दृढ़ था कि स्वतंत्रता जो होती है वो बांटी नहीं जा सकती, तोड़ी नहीं जा सकती। और मतलब ये है कि अगर जब तक सभी देश आजाद नहीं होते हैं, तब तक हर एक देश की आजादी पर खतरा मंडरा रहा है। म्यूट कर देंगे अभिषेक। हाँ, तो जैसा कि उनका मानना था कि जब तक दुनिया में कहीं भी किसी देश की आजादी नहीं है, अगर गुलाम है, तो बाकी सभी देशों की आजादी पर खतरा है, तब तक जब तक वो देश आजाद नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें हर देश को आजाद होने में मदद करना चाहिए था। हैं? प्रोन का मतलब क्या बोल रहे हैं? फर्म, फर्म का मतलब है पक्का, दृढ़। कहते हैं ना बहुत फर्म होल्ड है, फर्म का मतलब होता है बहुत मजबूत, पक्का। इवॉल्व का मतलब धीरे धीरे उभर के आना, है ना। जब धीरे धीरे कोई बात एक तय हो कि इवॉल्व होता है, इवोल्यूशन से इवॉल्व है। धीरे धीरे जब कोई चीज उभर के आती है। इट हैड ऑल्सो एडवोकेटेड अ पॉलिसी ऑफ पीस बिकॉज ओनली इन पीस कैन द वर्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बी डन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड प्रोमोटेड। तो पहला तो हमने बात किया डेमोक्रेसी की, दूसरा बात कर रहे हैं पीस कि इसने हमेशा से शांति की नीति का सिफारिश किया। क्यों? क्योंकि शांति में ही समाज का रचना किया जा सकता है और भाईचारे को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर अशांति होगी तो समाज आप क्या उस समय निर्माण करिएगा, और अशांति होगी तो लोगों में भाईचारा कहां से होगा? अशांति में तो लड़ेंगे एक दूसरे से। तो शांति में ही किसी देश, किसी समाज का निर्माण किया जा सकता है और लोगों में आपसी जो विश्वास, जो आपसी प्रेम होता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। इसलिए भारत ने हमेशा से शांति की नीति का रास्ता अपनाया या उसकी सिफारिश की। पीस, नॉट वॉर, युद्ध नहीं, शांति। द पॉलिसी ऑफ पीस वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये जो शांति की नीति अपनाई हमारे देश ने, ये इस विश्वास पर भी निर्भर है कि देशों के बीच में या अलग अलग देशों के लोगों के बीच में जो है वो किसी तरह का टकराव जो है वो नहीं होता है। अगर हम ठीक से अगर हम अपने समझें चीज़ों को, तो अलग अलग देश हैं अगर, तो उनके लोगों के बीच में टकराव का क्या कारण है? अरे देश अलग है, आप अलग जगह रह रहे हैं, दूसरा अलग जगह रह रहा है, ठीक है, उसके अलग फायदे। ये एक समझने का तरीका है कि ये विश्वास है, ये उस देश के लोगों का विश्वास था कि जो है अगर अलग अलग देश के लोग हैं तो उनमें आपस में टकराव का कोई कारण नहीं है, इसलिए हमें शांति की नीति तो अपनानी ही चाहिए। ठीक है, मान लीजिए, हाँ विश्वास, हाँ विश्वास। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं समझने के लिए, सिंपल, थोड़ा सा फनी वे में,
कि मान लीजिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी के लिए आप लोग कई बच्चे तैयारी अगर कर रहे हैं, तो मान लीजिए 5 बच्चे हैं, तो भाई हर बच्चा अपनी अपनी तैयारी कर रहा है, उसमें उनमें आपस में टकराव का क्या कारण है? अरे एक तैयारी कर रहा है, वो अपनी तैयारी कर रहा है, दूसरा अपनी तैयारी, तीसरा अपनी, चौथा पांचवा अपनी कर रहा है, तो उसमें कोई कारण नहीं बनता है कि एक जाके दूसरे को बहकाए कि चलो सिनेमा देखने ताकि उसका छूट जाए तैयारी। अरे भाई आपको क्या जरूरत है दूसरे को डिस्टर्ब करने का? आप अपना तैयारी कीजिए, अगर आप लायक होंगे तो आप पास हो जाएंगे, आप नहीं लायक होंगे तो नहीं पास होंगे। समझने वाली बात है कि अगर आप लायक होंगे तो आप पास होंगे, नहीं आप उस लायक तैयारी किए होंगे तो आप नहीं पास होंगे। तो आपस में किसी तरह का विवाद का कहां से इसमें सवाल उठता है? हर व्यक्ति अपना अपना तैयारी कर रहा है। तो उसी तरह हर देश के लोग अपना अपना जी रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं, उनमें आपस में विवाद होने का कोई कारण नहीं बनता है, ऐसा मानना था हमारे देश के लोगों का। और इसीलिए वो शांति की नीति बोले, जब सबको अलग अलग अपना जीवन काटना है तो हम क्यों लड़े आपस में एक दूसरे से? क्या क्या कारण है लड़ने का? ठीक है, हाँ। द पॉलिसी ऑफ फ्रीडम एंड पीस thus became the cornerstone of independent India's foreign policy। अब देखिए यहाँ पर आप इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ रहे हैं, उसका क्या हमारा फॉरेन पॉलिसी था, कैसे बना, ये सब के भी आप पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो हमने भी चर्चा की, तो स्वतंत्रता और शांति ये हमारे देश की, आजाद देश की विदेश नीति का जो है मुख्य आधार बने। कॉर्नरस्टोन का मतलब मुख्य आधार, जिस पर टिका होता है कोई चीज। तो विदेश नीति यानी हम दूसरे देशों के प्रति किस तरह का रवैया रखते हैं, अपनाते हैं। तो आजाद भारत की विदेश नीति रही, वो एक तो स्वतंत्रता पर टिकी रही और दूसरी शांति पर, क्योंकि हमारा मानना था कि हर देश को स्वतंत्र होने का अधिकार है, और जब स्वतंत्र और हमारे जब फायदे अलग अलग हैं तो हमें टकराव या युद्ध का कोई कारण ही नहीं है, तो हमें शांति। तो इसलिए स्वतंत्रता और शांति, फ्रीडम एंड पीस, इन दोनों को ही हमने अपनी विदेश नीति का मुख्य जो है आधार बनाया। यानी हम, क्योंकि हम सभी देशों की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे और हम सब देशों में शांति भी चाहते थे, क्योंकि झगड़ा का कोई बेसिक कारण था नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी विदेश नीति के मुख्य आधार रहे स्वतंत्रता और शांति की नीति। Guided by these principles, the people of India started in 1947 on their course as an independent nation। तो इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा जो है मार्गदर्शन करते हुए, इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा रास्ता दिखाए जाते हुए हमारे देश के लोगों ने 1947 में एक आज़ाद देश के तौर पर अपना जीवन, अपना रास्ता शुरू किया। इन्हीं विचारों, मूल्यों से प्रेरित होके, इनके द्वारा गाइड होके इस देश के लोगों ने 1947 से अपनी आज़ाद देश के तौर पर अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन, अपना रास्ता वो शुरू किया, अपनाया। ठीक है, इसमें हमारा, अच्छा ठीक है, इकबाल, मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कविता देने वाले मोहम्मद इकबाल, इकबाल ही थे वो भी। देखिए मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, गुलिस्तान हमारा, गुलिस्तान। मोहम्मद इकबाल जो है ये पाकिस्तान गए थे कि नहीं, हमें अभी कंफर्म नहीं। आपको क्या लग रहा है? मोहम्मद इकबाल जो है अब उनका पर्सनल वो लाइफ हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है यहाँ, नहीं गया ठीक है, हमारा बोला है, हिंदुस्तान बोला है। ठीक है।
मतलब ये कब मतलब गीत गाया है सर ये सारे जहां से अच्छा। इन्होंने लिखा था, ये कविता लिखी थी। हाँ, इस कविता को उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो चलिए आज की ये क्लास यहीं तक रहने दें यस। या और करना है? ठीक है, चलिए।